हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th केमिस्ट्री का पहला चैप्टर जो है रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं। तो ये पहला चैप्टर है। इस चैप्टर के बहुत सारे हमने टॉपिक पहले ही कवर करा दिया है। फिलहाल आज के इस वीडियो में हम मोस्टली 3 टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। जो है पहला हमारा टॉपिक है मूल अवधारणा, या इसे हम मूल कंसेप्ट मतलब मूल संकल्पना के नाम से भी हम जानते हैं। तो मूल कंसेप्ट क्या होता है, मूल अवधारणा या मूल संकल्पना क्या होता है, इसे हम पूरा एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद हमारा दूसरा टॉपिक होगा कि मोलर द्रव्यमान किसे कहते हैं, इसको हम पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। तीसरा हमारा हो जाएगा मोलर आयतन किसे कहते हैं। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में हम इन 3 टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। मैं आपसे एक ही बात कहूंगा, यदि आपको परिभाषा रटना नहीं समझकर याद करना है तो आप इस वीडियो में बने रहें। आपको आसानी तरीके से आपको ये नियम, ये जो परिभाषा है, पूरा डिटेल में आपको टॉपिक समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम समझते हैं। समझना क्या है, समझना है सबसे पहले कि मूल अवधारणा या मूल संकल्पना कहते किसे हैं। तो हमारा सबसे पहला इसमें आपसे सबसे पहला अगर कोई पूछे तो सबसे पहला आपका क्वेश्चन यही होना चाहिए कि मूल संकल्पना या मूल अवधारणा, मूल शब्द का प्रयोग किसने किया। सबसे पहला यहाँ मूल अवधारणा है ना, तो मूल शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया। तो याद रखेंगे मूल शब्द का जो प्रयोग करने वाले सबसे पहले वैज्ञानिक थे उनका नाम था ओस्टवाल्ड। ओस्टवाल्ड नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या किया था, सबसे पहले मूल शब्द का क्या किया था, इन्होंने प्रयोग किया था। अमूल शब्द की खोज इन्होंने ही किया था, ओस्टवाल्ड नामक वैज्ञानिक ने। अब आता है कि मूल संकल्पना या मूल अवधारणा कहते किसे हैं। देखिए मूल अवधारणा का सिंपल सा अर्थ यही होता है ना कि कोई भी जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल से पहले समझा रहा हूँ, यहाँ पे हमने समझाया है बट आपको यहाँ से ध्यान थोड़ी ना देना है, इसको रटना थोड़ी ना है, मैं समझ कर याद करना है। तो हम समझते हैं, मान लेते हैं आपसे कोई कह दिया कि एक जोड़ी बराबर कितने वस्तुएं होते हैं। तो आप कहेंगे कि सर एक जोड़ी बराबर 2 वस्तुएं होते हैं। बात बिल्कुल आपकी सही है। एक जोड़ी में कितने, जैसे एक जोड़ी चप्पल, तो एक जोड़ी में 2 ही ना चप्पल होते हैं, जो आपने पैर में आप पहनते हैं, ठीक है। तो वही बात कहा जा रहा है। तो एक जोड़ी में 2 वस्तुएं होती हैं। उसी प्रकार कह दिया कि एक दर्जन में कितने वस्तुएं होते हैं। तो हम जानते हैं एक दर्जन में 12 वस्तुएं होती हैं, ठीक है। ये बात हम जानते हैं ना। जैसे कह देते हैं एक दर्जन केला दे दीजिए, तो एक दर्जन में 12 केले होते हैं। वही मतलब केले की जगह पर वस्तु कह दें तो एक दर्जन वस्तु में मतलब एक दर्जन वस्तु में बराबर कितने 12 वस्तुएं होती हैं। बात समझ रहे हैं ना। तो उसी प्रकार एक मूल बराबर, यहाँ पे वैज्ञानिकों ने बताया कि जो एक मूल है तो एक मूल बराबर कितना होता है 6.022 इंटू 10⁻23 होता है। यही वैज्ञानिकों ने बताया है। मूल कंसेप्ट या मूल अवधारणा में हमें वैज्ञानिकों ने क्या बताया है, हमें यही बात बताया है कि एक मोल बराबर 6.022 इंटू 10⁻23 होता है। मतलब क्या इन्होंने वैज्ञानिकों ने बताया कि एक मोल है किसी पदार्थों की वह मात्रा होती है जो उसी पदार्थ का 6.022 इंटू 10⁻23 इकाई उपस्थित हो। मतलब एक मोल में इतना इकाई उपस्थित होता है। इतना क्या होता है, इतना इकाई क्या होता है उसमें उपस्थित होता है। बात समझ में आपको आ गया ना। मतलब जैसे एक दर्जन में 12 वस्तुएं, उसी प्रकार एक मोल में इतने इकाई होती हैं। तो वही बात यहाँ पे कहा गया। अब ध्यान से आप समझिएगा, परिभाषा कहा गया एक मोल किसी पदार्थों की वह मात्रा होती है जिसमें उस पदार्थ की 6.022 इंटू 10⁻23 इकाइयाँ उपस्थित होती हैं। उसे हम क्या कहते हैं, मूल अवधारणा कहते हैं या मूल कहते हैं। मूल कहें या मूल अवधारणा कहें, दोनों बात एक ही है। तो उसे हम मूल कहते हैं। समझ गए ना।
मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। एक बार मैं यहीं से बोल दे रहा हूं, क्या आप कहेंगे कि 1 मोल किसी पदार्थों की वह मात्रा होती है जिसमें उसी पदार्थ का 6.022 इंटू 10⁻23 इकाई उपस्थित होता है, उसे हम मोल अवधारणा या मोल कहते हैं। मैं आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं इसे मिटा दे रहा हूं, ठीक है जी। ठीक, ये तो भैया जाएगा नहीं लग रहा है क्या। ठीक, आगे बढ़े। अब हम समझ लेते हैं। सबसे पहली बात, इतना इसका परिभाषा आपने समझ लिया। अब देखिए, अब याद रखेंगे आपको, सबसे पहला आपको ये याद रखना है, सबसे पहला आपको ये याद रखना है कि जो मोल कैसे हम ज्ञात करेंगे। यदि मान लेते हैं किसी पदार्थ का हमें मोल ज्ञात करना है, तो मान लेते हैं मोल बराबर क्या होता है, भार बटे अणुभार। ये मोल का फॉर्मूला आप याद रखेंगे, भार बटे अणु भार होता है। क्या होता है, भार बटे अणुभार होता है। तो ये आप फॉर्मूला याद रखेंगे, ठीक है। यदि मान लेते हैं किसी पदार्थ का अणु भार न दिया है, परमाणु भार दिया है, तो उस समय पर मोल बराबर हम क्या लिखेंगे, मोल बराबर हमारा फॉर्मूला हो जाएगा उस वस्तु का भार, उस वस्तु का भार बटे क्या हो जाएगा, परमाणु भार, ठीक है। तो ये बात आप याद रखेंगे। मैं आशा करता हूं इतनी बात समझ गए। यदि अणु भार दिया है तो वस्तु का अणु भार लिख देंगे, भार बटे अणु भार। यदि वस्तु का परमाणु भार दिया है तो भार बटे परमाणु भार लिख देंगे। यहाँ पे मैं नीचे लिख दूं परमाणु भार। इतनी बात समझ गए। उसके बाद नोट्स में एक और पॉइंट याद रखेंगे कि मोल को या मोल अवधारणा को मोल अवधारणा को n से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, n से प्रदर्शित करते हैं। ये सभी पॉइंट्स आप याद रखेंगे। इसके बाद एक और पॉइंट्स आप याद रखेंगे कि 1 मोल बराबर क्या होता है, 6.022 इंटू 10⁻23 इकाई होता है। मैं आशा करता हूं इतनी बात आप समझ गए होंगे, ठीक। ठीक है, इतनी बात समझ के 1 मोल बराबर 6.022 इंटू 10⁻23 इकाई होता है। उसके बाद हमारा अंतिम एक और आता है, ये भी बात आप याद रखेंगे, और वो क्या है कि याद रखेंगे आप 6 पॉइंट, ये जो आपको दिखाई दे रहा है 6.022 इंटू 10⁻23 है, इसे मतलब इसे क्या कहते हैं, अवगाद्रो संख्या कहते हैं। अवगाद्रो संख्या कहते हैं, ठीक है। मतलब आपने समझ लिया है। ये जो संख्या आपको दिखाई दे रहा है, ये वाली जो संख्या आपको दिखाई दे रही है, ये जो संख्या आपको दिखाई दे रहा है, इस संख्या को हम अवगाद्रो संख्या के भी नाम से जानते हैं। मतलब 1 मोल को ही हम अवगाद्रो संख्या कहते हैं, या 1 मोल को हम इतना भी कह सकते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 को अवगाद्रो संख्या के नाम से हम जानते हैं। याद रखेंगे अवगाद्रो संख्या भी क्या है, तो आप कह दीजिएगा कि 1 मोल की संख्या को अवगाद्रो संख्या कहते हैं, या सिंपल में आप लिख सकते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 को अवगाद्रो संख्या कहते हैं। ये आप लिख देंगे, अवगाद्रो संख्या का मतलब यही होता है। फिलहाल हमने मोल अवधारणा या मोल संकल्पना अच्छे से हमने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है कि मोल शब्द का खोज किसने, ओस्टवाल्ड नामक वैज्ञानिक ने किया। परिभाषा आपने समझ लिया, ठीक है। क्या हमने समझा, 1 मोल किसी पदार्थों की वह मात्रा होती है जिसमें उसी पदार्थ का 6.022 इंटू 10⁻23 इकाई उपस्थित होता है। उसके बाद अगर मोल हमें ज्ञात करना है तो मोल बराबर भार बटे अणु भार होता है।
या अगर परमाणु भार दिया है तो भार बटे परमाणु भार हम लिख देंगे। उसके बाद हमने बताया है मोल अवधारणा को n से प्रदर्शित करते हैं और 1 मोल बराबर इतना इकाई होता है और ये जो संख्या है इसी संख्या को अवगात्रो संख्या के नाम से जानते हैं। तो फिलहाल ये टॉपिक हमारा पूरी तरीके से कंप्लीट होता है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम नेक्स्ट अपने टॉपिक पे चलते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जी, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम क्या अब देखने वाले हैं, अब हम देखेंगे कि मोलर द्रव्यमान किसे कहते हैं। अब मोलर द्रव्यमान का सिंपल से यही मतलब होता है ना कि जो 1 मोल कोई भी पदार्थ, तो किसी पदार्थों के 1 मोल के द्रव्यमान को हम क्या कहते हैं, मोलर द्रव्यमान कहते हैं। कोई भी पदार्थ है तो किसी पदार्थों के 1 मोल का जो द्रव्यमान होगा उस द्रव्यमान को ही हम मोलर द्रव्यमान कहेंगे। वही हमने यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है कि किसी पदार्थों के 1 मोल के, कोई भी पदार्थ है तो किसी पदार्थों के 1 मोल के द्रव्यमान को हम उसका मोलर द्रव्यमान कहते हैं। मतलब 1 मोल का कोई क्या है, कोई भी पदार्थ है उसका द्रव्यमान क्या है, 1 मोल है, तो उसे ही हम मोलर द्रव्यमान कह देंगे। बात समझ में आ रहा है ना, सिंपल सा है कि किसी पदार्थों के 1 मोल का जो द्रव्यमान होगा उस द्रव्यमान को हम मोलर द्रव्यमान कह देंगे। याद रखेंगे इसे अणुभार, सूत्रभार और परमाणु भार के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अणुभार, सूत्रभार और परमाणु भार के भी नाम से जानते हैं। इसका मतलब थोड़ा सा आपको समझना होगा, इसका मतलब आपको समझना ये होगा, याद रखेंगे एक और बात कि मोलर द्रव्यमान को हम स्मॉल मतलब कैपिटल M से दर्शाते हैं। देखिए 1 मोल के द्रव्यमान को मोलर द्रव्यमान कहते हैं। हमने यहाँ पे एक बात लिखा है, इसे अणुभार, सूत्रभार और परमाणु भार से दर्शाते हैं। इसका एग्जाम्पल से मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए अगर आपसे कोई पूछ दिया कि अगर आपसे कोई पूछ दिया कि 1 मोल, मतलब आपसे पूछ दिया ऐसे कि हाइड्रोजन परमाणु का भार, हाइड्रोजन परमाणु का भार, तो अगर कोई पूछ देता है कि मान लेते हैं कि हाइड्रोजन परमाणु का भार कितना होगा, तो हाइड्रोजन परमाणु का हाइड्रोजन परमाणु का हमें अगर कोई पूछ दिया कि हाइड्रोजन परमाणु का मोलर द्रव्यमान, ठीक है। अगर हमसे कोई पूछ दिया कि हाइड्रोजन परमाणु का मोलर द्रव्यमान कितना होगा, तो याद रखेंगे ये क्या हो जाएगा, परमाणु भार के बराबर हो जाएगा, या परमाणु द्रव्यमान भी हम कह सकते हैं, परमाणु द्रव्यमान के बराबर हो जाएगा। बात समझ रहे हैं, मतलब 1 मोल जो हाइड्रोजन है, ठीक है, मतलब आपसे कह दिया गया कि 1 मोल हाइड्रोजन का भार कितना होगा, तो याद रखेंगे वो इसी के बराबर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना आपको। देखिए यहाँ पे क्या है, 1 मोल द्रव्यमान को उसका मोलर द्रव्यमान कहते हैं, तो वही तो बात यहाँ पे कहा जा रहा है। पता नहीं आपको समझ में आ भी रहा है या नहीं, ठीक है। मैं थोड़ा सा आपको अच्छे से समझाना चाहता हूँ, ठीक है, भले ही टाइम लगे, थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए कह रहा है ना, किसी पदार्थों के 1 मोल के द्रव्यमान है को, मतलब कोई भी पदार्थ है तो किसी पदार्थों के 1 मोल का जो द्रव्यमान होगा उसे हम मोलर द्रव्यमान कहेंगे। जैसे अगर आप अच्छे से समझें, जैसे मैं कह दूं कि 1 मोल हाइड्रोजन परमाणु का भार, अगर मैंने ऐसे कह दिया कि 1 मोल हाइड्रोजन परमाणु का भार, तो 1 मोल हाइड्रोजन परमाणु का जो भार होगा ना, तो देखिए परमाणु का भार है इसलिए हम इसे परमाणु भार कह देंगे, परमाणु भार कह देंगे। मतलब 1 मोल हाइड्रोजन परमाणु का जो भार होता है वो परमाणु भार के बराबर होता है। यहाँ पे 1 मोल का द्रव्यमान कहा ना, तो 1 मोल किसका द्रव्यमान, हाइड्रोजन का हम द्रव्यमान, हाइड्रोजन एक परमाणु है उसी का तो भार या हम द्रव्यमान कहेंगे ना। तो 1 मोल हाइड्रोजन परमाणु का जो द्रव्यमान होता है या भार होता है उसे हम परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान कहते हैं।
और परमाणु द्रव्यमान जो होता है वो मोलर द्रव्यमान के बराबर होता है, मोलर द्रव्यमान के बराबर होता है। बात समझ में आ रहा है? क्योंकि हमने आपको कहा इसे किसे अणु भार, सूत्र भार और परमाणु भार के भी नाम से जानते हैं। तो याद रखेंगे परमाणु भार मोलर द्रव्यमान के बराबर होता है, इसीलिए तो जानते हैं ना। तो ये आप याद रखेंगे एग्जाम्पल। दूसरा आपसे कह दिया गया कि 1 मोल CO2 अणु का भार। देखिए यहाँ पे हमने 1 मोल CO2 अणु का भार कितना होगा, तो ये CO2 क्या है, ये एक अणु है ना, तो इसे हम अणु भार कहेंगे, अणु भार कहेंगे। 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड अणु का जो भार होगा उसे हम अणु भार कहते हैं, और ये अणु भार जो होगा वो मोलर भार के बराबर हो जाएगा या मोलर द्रव्यमान के बराबर हो जाएगा। बात समझ ही रहे हैं। तीसरा अगर कोई आपसे पूछ दे कि 1 मोल Cl आयन का भार, 1 मोल Cl आयन का भार क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आयन का बात हुआ है। देखिए परमाणु का बात हुआ तो परमाणु भार, अणु का बात हुआ तो अणु भार, पर आयन का बात हुआ है तो आयन का भार का हम क्या कहेंगे, सूत्र भार कहते हैं। सूत्र भार के बराबर हो जाएगा, और जो सूत्र भार होगा वो मोलर द्रव्यमान के बराबर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? इसीलिए कहा गया था कि कोई भी पदार्थ है, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन परमाणु, हमने हाइड्रोजन एक पदार्थ लिया है, तो किसी पदार्थों के 1 मोल के द्रव्यमान को या भार को ही हम मोलर द्रव्यमान कहते हैं। वही ना कहा गया, किसी पदार्थों के 1 मोल के द्रव्यमान को या भार को हम मोलर द्रव्यमान कहते हैं, और इसे अणु भार, सूत्र भार और परमाणु भार के नाम से जानते हैं। अणु भार, देखिए अणु भार, सूत्र भार और परमाणु भार के नाम से जानते हैं। तो मैं आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जितना समझाना था मैंने इसको प्रयास किया है समझाने का, ठीक है। अब इससे ज़्यादा मैं क्या समझाऊँ आपको। आगे बढ़ते हैं जी। अगला हमारा आता है जो है मोलर आयतन। अब भैया मोलर आयतन किसे कहते हैं, यहाँ पे लिखा गया है NTP पर। याद रखें नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पर। तो यहाँ पे नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पे बात हो रहा है, तो उसे हमने लिखा है समान ताप और दाब पर किसी गैसों के 1 मोल का आयतन सदैव 22.4 लीटर होता है, उसे हम मोलर आयतन कहते हैं। इसका मतलब आपने समझा? इसका मतलब यही होता है ना, मोलर आयतन बात हो रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे गैस की एक बात होगा जिसमें ये बताया जाता है कि कोई भी गैस है तो किसी गैस का जो 1 मोल का आयतन होगा, 1 मोल का जो आयतन होगा वो सदैव 22.4 लीटर होता है, और उसी को हम मोलर आयतन कहते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी गैस है तो किसी गैसों का जो आयतन होता है, किसी गैस है तो कोई भी गैस का 1 मोल का जो आयतन होगा वो हमेशा इतना होता है, उसे हम मोलर आयतन कहते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको सिंपल वे में बात समझ में आपको आ गई होगी, ठीक है। तो ये आपसे कोई भी आपसे कह देगा, ठीक है। तो इसमें तो कोई ज़्यादा हार्ड तो है नहीं, कह रहा है ना सामान्य ताप और दाब पर किसी गैसों की 1 मोल के आयतन सदैव इतने लीटर के बराबर होता है। जैसे मान लेते हैं अगर आपसे कह दिया जाए कि 1 मोल H2 हाइड्रोजन का आयतन, ठीक है। तो यहाँ पे कह दिया गया, मान लेते हैं 1 मोल हाइड्रोजन का आयतन है, तो 1 मोल हाइड्रोजन का आयतन किसके बराबर होगा, तो ये बराबर हो जाएगा 2.4 लीटर के बराबर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? क्योंकि हम जानते हैं 1 मोल का आयतन जो होगा वो सदैव इतना ही होता है, ठीक है। और ये किसके इतने के बराबर हो जाएगा, ठीक है। 1 मोल हाइड्रोजन का जो आयतन होगा वो 22.4 लीटर हो जाएगा, और ये किसके बराबर हो जाएगा, मोलर आयतन के बराबर हो जाएगा। मोलर
आयतन के बराबर हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना। अगर आपसे कोई कह दे कि 1 मोल Cl2 का आयतन, Cl2 गैस है, तो यदि इसका आयतन आपसे पूछ दे तो आप क्या कहेंगे? क्योंकि आप जानते हैं कि 1 मोल कोई भी पदार्थ है, जैसे क्लोरीन है, तो इसके 1 मोल का जो आयतन होगा वो 22.4 लीटर होता है। और ये 22.4 लीटर जो है ये मोलर द्रव्यमान के मोलर आयतन के क्या होगा? बराबर होता है। ये क्या होता है? मोलर आयतन के बराबर होता है। तो मैं आशा करता हूं कि ये जो आपको एग्जाम्पल यहाँ पे बताया गया है ये आपको समझ में आ रहा होगा। आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए होंगे, ठीक है। चलिए जी, मैं आशा करता हूँ कि आपको जो ये हमने 3 टॉपिक पढ़ाने का प्रयास किया है, सिखाने का प्रयास किया है, वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। देखिए, हम चैप्टर वाइज आपको सभी टॉपिक पढ़ा रहे हैं। यदि आप पढ़ना चाहते हैं बेसिक टू हाई, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का लिंक है, आप उस पर क्लिक करके अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। फिलहाल मैं यही कहूँगा, चैनल पे नए होंगे, वीडियो पसंद आया है तब जाकर वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हम आगे भी आपके लिए ऐसे ही कंटेंट प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।